हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं लूसेंट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। डे 43 चल रहा है। डे 43 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग विश्व के प्रमुख झीलें पढ़ेंगे हम लोग इसको याद करते हुए, और हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर जो है लूसेंट का जो कि कितना पेज नंबर हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, ठीक ना। 110 पेज नंबर आप लोग को लिएगा। यहाँ से हम लोग 16 नंबर टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो विश्व की प्रमुख झीलें, इसमें से सबसे पहला जो है कैस्पियन सागर। नाम लिखा है सागर, लेकिन है ये झील है। क्या है? झील है ना, जिसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। देखिएगा ये जो है इस किस क्षेत्र में फैला हुआ है कैस्पियन सागर? तो ये रूस में जो है, और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में ये फैला हुआ है। कैस्पियन सागर 5 जगहों पे। कौन कौन सा जगह? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस। इसका क्षेत्रफल लेकर देखा जाए वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा है। 3,71,000 किलोमीटर इसका जो है वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। कैस्पियन सागर जो है आप लोग देखे होंगे, कैस्पियन सागर जो है इसका क्षेत्रफल है क्या है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा नंबर पे आता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो कि आप लोग जानते हैं मीठे पानी की झील है ये। और ये कहाँ है? तो ये अमेरिका और कनाडा में ये बॉर्डर लाइन बनाता है ना, अमेरिका और कनाडा के। सुपीरियर झील जो है वो 82,100 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 82,100 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सुपीरियर झील। विक्टोरिया झील आप लोगों ने देखा होगा, ये केन्या, युगांडा, तंजानिया जो है, यहाँ पे ये केन्या, युगांडा तथा तंजानिया में ये देखने को मिलता है विक्टोरिया झील, ठीक ना। कहाँ? केन्या, युगांडा और तंजानिया में जो देखने को मिलेगा आपको, ये 69,484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 69,484 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। विक्टोरिया झील हम लोग देख लिए, केन्या, युगांडा और तंजानिया में ये देखने को मिलता है ना। सुपीरियर झील हमारा अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे, और कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा। आगे देखते हैं अरल सागर झील। अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। कजाकिस्तान में हम लोग को कैस्पियन सागर भी देखने को मिल रहा था, और कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में क्या मिल रहा है? तो हमारा अरल सागर झील। क्या नाम है इसका? अरल सागर झील, ठीक ना। और ये जो है 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर जो है ह्यूरोन झील। ह्यूरोन झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये भी देखने को मिलता है। ह्यूरोन झील जो है, ह्यूरोन झील और जो है हमारा सुपीरियर झील, ये भी अमेरिका और कनाडा के जो है बॉर्डर पे देखने को मिलता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, ये 59,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ह्यूरोन झील और विक्टोरिया झील, है ना। आगे देखते हैं हम लोग मिशिगन झील जो है, मिशिगन झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक ना। और ये 57,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 57,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिशिगन झील। तो ह्यूरोन झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, और कौन सा? तो हमारा सुपीरियर झील, ठीक ना। ये जो है हमारा कहाँ अमेरिका में देखने को मिलता है, अमेरिका और कनाडा में। और जो है हमारा जो है ये हमारा क्या बोलते हैं, मिशिगन झील। हाँ, मिशिगन झील जो है ये हमारा अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक। आगे 7 नंबर है टांगानिका झील। क्या नाम है? टांगानिका झील। ये जो टांगानिका झील है ये बुरंडी क्षेत्र में तंजानिया, ज़ैम्बिया तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है हमारा अफ्रीका में, वहाँ पे देखने को ये मिलता है, ठीक ना। टांगानिका झील, ठीक है। ये 32,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टांगानिका झील। टांगानिका झील किधर है? अफ्रीका में देखने को मिलेगा, बुरंडी, तंजानिया, ज़ैम्बिया तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। बैकाल झील जो है, बैकाल झील अगर देखा जाए, बैकाल झील कहाँ पर है? तो ये रूस में देखने को मिलता है, और ये 31,722 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक। बैकाल झील कहाँ पर है दोस्तों? बैकाल झील रूस में है। मलावी झील देखा जाए तो मलावी में, मोजाम्बिक तथा तंजानिया में ये भी देखने को मिलता है, अफ्रीका में जो है, और ये 29,604 किलोमीटर में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे दोस्तों? ग्रेट स्लेव झील जो है वो कनाडा में है। ईरी झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे बनाता है। ऑन्टोरियो झील देखिए, 5 तरह के ऐसे झील जो होते हैं वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका हमारा हो गया, ऊपर कनाडा हो गया, ठीक ना। और ऐसे करके जो नीचे आया है हमारा, तो ये अमेरिका जो है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे ऐसे 5 गो जो है वो झील हमारा देखने को मिलता है। तो ईरी झील, ओंटारियो झील हमारा हो गया, है ना, मिशिगन। और इधर हम लोग कौन कौन सा देखे थे, कहाँ गया, हाँ, ह्यूरोन झील देखे थे और सुपीरियर झील देखे थे, ठीक ना। ये जो है हमारा अमेरिका और जो है, और कहाँ, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में ये बॉर्डर बनाता है, जिसमें से एक मिशिगन झील जो है वो
पूरी तरह अमेरिका में पड़ता है। पूरी तरह कहाँ पड़ता है? मिशिगन झील अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में पूरी तरह जो है मिशिगन झील पड़ता है। बाकी जो चारों है, इरी झील और ओंटारियो झील और कौन सा मिशिगन झील देखे थे, मिशिगन झील के साथ सुपीरियर झील देखे थे। ये जो है ये दोनों बॉर्डर बनाता है कनाडा और अमेरिका के बीच में। बाकी एक जो है मिशिगन झील, ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है टोटल, जिसका कितना क्षेत्रफल है? 57,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ईरी झील तो देख लिए थे। विनीपेग झील जो है ये कनाडा में पड़ता है। विनीपेग झील कहाँ? कनाडा में। ओंटारियो झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा देख लिए थे। बालखस झील जो है वो कजाकिस्तान में है। तो नाम से अगर समझ सकते हैं, बालखस झील कहाँ पे है? कजाकिस्तान को हम लोग खजाकिस्तान भी बोल सकते हैं। खजाकिस्तान, बालखस खजाकिस्तान ऐसे करके याद कर सकते हैं। बालखस खजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान हमारा हो जाएगा बालखस झील। चाड झील जो है नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून में है, तो चाड तो हो ही जाएगा। नाइजीरिया और कैमरून में भी देखने को मिलता है ये चाड झील। लड़ौगा झील जो है, लड़ौगा झील रूस में क्या है? रूस में लड़ौगा है और साथ में और कौन सा है? ओनेगा झील। तो लड़ौगा ओनेगा, जिसमें गा लगा हुआ है, ये दोनों गा लड़ौगा ओनेगा झील जो है वो रूस में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रूस में। आयर झील जो है, आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। आयर झील कहाँ पे है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है आयर झील। टिटिकाका झील जो है पेरू बोलीविया में देखने को मिलता है। टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलीविया में देखने को मिलेगा। टिटिकाका झील है ना, टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलीविया में देखने को मिलता है। पेरू और बोलीविया में देखने को मिलता है। निकारागुआ झील जो है निकारागुआ में देखने को मिलता है। अथावास्का झील जो है वो कनाडा में देखने को मिलता है। अथावास्का झील जो है वो कनाडा में देखने को मिलता है। रेनडियर झील भी कनाडा में ही देखने को मिलेगा। रेनडियर झील और अथावास्का रेनडियर और हमारा दोनों ये जो है कनाडा में देखने को मिलता है। रुडोल्फ झील केन्या में है। रुडोल्फ हिटलर है ना, तो वो तो दूसरा हो गया केन्या। रुडोल्फ झील केन्या में देखने को मिलता है। अथावास्का रेनडियर जो है कनाडा में, अथावास्का रेनडियर कनाडा में देखने को मिलेगा। लडौगा ओनेगा झील रूस में देखने को मिलेगा। आयर झील तो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। टिटिकाका झील जो है पेरू बोलीविया में देखने को मिलता है। टिटिकाका झील। निकारागुआ झील जो है निकारागुआ में और रुडोल्फ झील केन्या में। इसिक कुल झील जो है किर्गिस्तान में देखने को मिलता है। इसिक कुल झील ये जो है किर्गिस्तान में देखने को मिलता है। इसिक कुल झील है ना, तो याद रखिएगा ये जो है लडौगा और नेगा जो है वो रूस में हो जाएगा। विनीपेग झील हो जाएगा अथावास्का रेनडियर। विनीपेग ग्रेट स्लेव अथावास्का रेनडियर विनीपेग, ये जितना भी है चारों झील कहाँ पे है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव, विनीपेग, अथावास्का, रेनडियर ये चारों कनाडा में है और हमारा जो है रुडोल्फ हमारा कहाँ है? केन्या में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इस बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील के किधर? बैकाल झील के पूर्वी भाग में राइट साइड में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा 1620 मीटर इसका गहराई है, ये झील है। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा झील है दोस्तों? बैकाल झील है विश्व का सबसे गहरा झील। टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर ये फैला हुआ है और ये मीठे जल की झील है। टांगानिका झील हम लोग कहाँ देखे थे दोस्तों? देखे थे कि नहीं? टांगानिका झील यहाँ पे हम लोग देखे थे और ये बुरुंडी, तंजानिया, जम्बिया और लोकांगो गणाते जो अफ्रीका में वहाँ पे देखने को मिलता है। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है। बैकाल झील हम लोग देखे रहे हैं जो है। बैकाल झील क्या है? बैकाल झील जो है ये बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। कितना मीटर गहराई है देखिए, इसको याद रखिएगा। तो ये 1620 मीटर इसका गहराई है। ये कहाँ पर है? तो रूस में है। बैकाल झील कहाँ पर है? बैकाल झील रूस में है। 1620 मीटर इसका गहराई है। ठीक है, टांगानिका झील भी मीठे पानी की झील है और ये विश्व की सबसे लंबी झील है। लंबाई में इसका देखा जाए तो 660 किलोमीटर लंबाई है इसका। लंबाई कितना है? 660 किलोमीटर में, देख रहे हैं ना। और ये विश्व का दूसरी सबसे गहरी झील आती है। टांगानिका विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। पहला बैकाल हो गया रूस वाला और टांगानिका जो है दूसरा हो गया मीठे पानी की झील के साथ साथ वो क्या है? तो दूसरी सबसे गहरी झील है। और बैकाल झील में कौन सा जनजाति पाया जा रहा था? तो ब्यूरेट नामक जनजाति पाया जा रहा था। कौन सा? ब्यूरेट नामक जनजाति पाया जा रहा था। यह पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के पुष्प क्षेत्रों और पाम ऑयल को विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित है। यह जो है पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के
पुष्प क्षेत्रों और पाम ऑयल को विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका की वनस्पतियों की विशेषता है। क्या है ये? पश्चिमी अफ्रीका की वनस्पतियों की विशेषता है। ये झील के किनारे उगते हैं। क्या उगते हैं? ये पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित है, जो कि ये पश्चिम अफ्रीका की वनस्पति जो होती है विशेषता, उसकी झील को किनारे उगते हैं। ठीक ना। कैस्पियन सागर देखा जाए, जो कैस्पियन सागर हम लोग देख रहे थे, कहाँ पे था कैस्पियन सागर? तो अमेरिका कनाडा के बीच में मीठे पानी की झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। बड़ा झील देखा जाए तो खारे पानी का झील है, लेकिन कैस्पियन सागर कैसा है? खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है, और ये कैस्पियन सागर वो खारे पानी की झील है। याद रखिएगा, मीठे जल की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सुपीरियर झील। क्या हो जाएगी? सुपीरियर झील। मीठे जल की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सुपीरियर झील, है ना। कौन सी झील? सुपीरियर झील। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में जो कि देखने को मिलता है। टिटिकाका जो है लेक, ये हनीमून लेक कहलाती है। टिटिकाका लेक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। टिटिकाका लेक को हम लोग हनीमून लेक भी बोलते हैं। ठीक ना। क्या बोलते हैं? हनीमून झील। लेक मतलब झील। टिटिकाका लेक को क्या बोल सकते हैं? हनीमून झील बोल जाते हैं। टिटिकाका झील को हनीमून झील बोलते हैं। क्या जी? कौन सा झील को हनीमून झील बोला जाता है? टिटिकाका याद रखिएगा। टिटिकाका झील को क्या बोलते हैं? हनीमून झील बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग विश्व के प्रमुख द्वीप को देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रीनलैंड आप लोगों ने देखा होगा। ग्रीनलैंड सबसे ऊपर में, जो उत्तरी सागर में देखने को उत्तर में देखने को मिलता है। ये आर्कटिक महासागर में हमारा ग्रीनलैंड देखने को मिलता है। इसका क्षेत्रफल 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितना? 21,75,000। ठीक है। तो ये तो नहीं पूछेगा कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बस कहाँ पे है इतना ध्यान रखना है आपको दिमाग में। न्यू गिनी जो है, न्यू गिनी, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर आप लोग देख लिए, एक पूर्व में है, वही वाला घूम के पश्चिम भी आता है। तो पूर्वी पश्चिमी हम लोग देख सकते हैं, तो वही पश्चिमी जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में न्यू गिनी में देखने को मिलता है। न्यू गिनी जो है क्या है? द्वीप जो है। न्यू गिनी द्वीप कहाँ पे है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में न्यू गिनी है। बोर्नियो द्वीप कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। मेडागास्कर भी तो हिंद महासागर में है। सुमात्रा हिंद महासागर में है। ठीक ना। जो हिंद महासागर में पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिएगा, हिंद महासागर में हमारा बोर्नियो मेडागास्कर हो गया, सुमात्रा हो गया, सुलुवेसी हो गया। कौन सा हो गया? सुलुवेसी। जावा द्वीप हो गया। ये सारा का सारा जो है 5 को जो दिख रहा है आपको हिंद महासागर का ये द्वीप है। कौन कौन सा? बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, सुलुवेसी, जावा द्वीप। जावा तो सबको याद होगा, इंडोनेशिया में जावा द्वीप है। मेडागास्कर भी आपको पता होगा है मेडागास्कर। सुमात्रा भी पता होगा, सुमात्रा। 2 याद करना है, बोर्नियो और सुलुवेसी। बोर्नियो और सुलुवेसी। सुलुवेसी भी इंडोनेशिया में ही है। सुलुवेसी जो है कहाँ पे है? इंडोनेशिया, जो हिंद महासागर में पड़ता है। बोर्नियो हमारा हिंद महासागर में है। बोर्नियो द्वीप कहाँ पर है? बोर्नियो द्वीप भी हिंद महासागर में ही देखने को मिलता है। बोर्नियो द्वीप कहाँ देखने को मिलता है? हिंद महासागर में देखने को मिलता है बोर्नियो द्वीप। ठीक ना। बोर्नियो द्वीप कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंद महासागर में देखने को मिलता है बोर्नियो द्वीप। कहाँ? बोर्नियो द्वीप, है ना। अब आगे देखते हैं। तो पाँच को देख लिए। कौन सा? सुमात्रा, मेडागास्कर, जावा और सुलोवेसी जो है, और बोर्नियो। सुलोवेसी और बोर्नियो जो है ये हमारा 5 हिंद महासागर में है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। न्यू गिनी तो हम लोग देख ही लिए, पश्चिमी प्रशांत महासागर में था। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में तो याद ही होगा। आगे देखते हैं बेफिन द्वीप। आप लोगों ने सुना होगा, बेफिन द्वीप हमारा कनाडा में है ना। उत्तरी आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है, कनाडा में। बेफिन द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी आर्कटिक महासागर, कनाडा में बेफिन द्वीप, है ना। सुमात्रा याद ही है। होन्शु जापान में है, तो आपको पता होगा उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और ग्रेट ब्रिटेन में होगा, अटलांटिक महासागर में है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? विक्टोरिया द्वीप, झील नहीं, विक्टोरिया झील तो इधर हो जाएगा। विक्टोरिया द्वीप जो है वो कनाडा में। विक्टोरिया झील बोले तो हमारा अफ्रीका में है। विक्टोरिया द्वीप जो है, विक्टोरिया द्वीप जो है कनाडा में है, उत्तरी ध्रुव महासागर में। ठीक ना। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है? कनाडा में है विक्टोरिया द्वीप, है ना। इलिस मेरे द्वीप, ये भी कनाडा में है। तो विक्टोरिया द्वीप और इलिस मेरे द्वीप जो है ये कनाडा में है। दोनों एक ही साथ याद रखिए, उत्तरी ध्रुव महासागर में है। विक्टोरिया और इलिस मेरे द्वीप, विक्टोरिया द्वीप और इलिस मेरे द्वीप जो है दोनों कनाडा में है। विक्टोरिया द्वीप और इलिस मेरे द्वीप। ठीक है। आगे देखते हैं दक्षिणी द्वीप जो है न्यूजीलैंड में है। दक्षिण द्वीप कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड दक्षिण में है, तो इसे याद रखिएगा, न्यूजीलैंड दक्षिण द्वीप में है। जावा देख ही लिए। उत्तरी द्वीप कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है।
उत्तरी द्वीप, देखिए उत्तरी द्वीप भले उत्तरी नाम है इसका, लेकिन ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप, ये दोनों को एक साथ याद रखिएगा तो अच्छा आसान रहेगा। दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप दोनों के दोनों कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। और ये न्यूजीलैंड हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, नीचे साइड में है ना। क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में देखने को मिलता है। क्यूबा कहाँ पे है, कैरेबियन सागर में है। कहाँ है क्यूबा, कैरेबियन सागर में देखने को मिलता है क्यूबा, है ना। तो दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप, ये दोनों हमारे न्यूजीलैंड में है, उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप कहाँ पर है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। इलिस मेरे द्वीप कहाँ पर है, कनाडा में। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है, कनाडा में। तो देखिए इंपॉर्टेंट हम लोग बता दिए, जो याद करने वाला था विक्टोरिया द्वीप और इलिस मेरे द्वीप, सुलोमेसी तो हम लोग याद ही कर लिए थे, जावा याद ही है। बाकी दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप इंडोनेशिया न्यूजीलैंड में देख ही लिए, दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड, है ना। क्यूबा हमारा कैरेबियन सागर, क्यूबा हमारा कहाँ हो गया, कैरेबियन सागरों में हो गया। क्यूबा कहाँ हो गया, कैरेबियन सागर में हो गया। क्यूबा कहाँ हो गया, कैरेबियन सागर में हो गया। लुजोन द्वीप जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप कहाँ पर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, लुजोन द्वीप, है ना। लुजोन द्वीप कहाँ पे है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है वो, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है लुजोन द्वीप। आइसलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, आइसलैंड, है ना। आयरलैंड कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आयरलैंड है ना। आइसलैंड हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और आयरलैंड भी वहीं पे आकर देखने को मिलता है। तस्मानिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तस्मानिया। श्रीलंका हमारा हिंद महासागर में ही है। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग नक्शा में देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना द्वीप इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा द्वीप है। विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीप किस में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में, फिर कनाडा में देखने को मिलता है, ठीक है ना। रीयूनियन द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में, फ्रांस का एक द्वीप है। देखिए ये जो है रीयूनियन द्वीप जो है, रीयूनियन द्वीप, ये जो है रीयूनियन द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में, मेडागास्कर जो है मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर, कौन सा महासागर, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। और ये फ्रांस का एक द्वीप है। हिंद महासागर में आके फ्रांस अपना द्वीप बनाया हुआ है, मार के भगा देना चाहिए उसको। तो ये रीयूनियन द्वीप उसी का है, किसका है, फ्रांस का है। और एक यहाँ पे है रीयूनियन द्वीप, तो मेडागास्कर के जो है, मेडागास्कर के पूर्व साइड में है, जो कि हिंद महासागर में ही देखने को मिलता है। और ये किसका द्वीप है, तो फ्रांस का एक द्वीप है, किसका, फ्रांस का। और यह जो है ज्वालामुखी मूल का द्वीप है। यहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादातर निकलते हुए देखने को मिलता है। तो ज्वालामुखी मूल का द्वीप है, तो अंदर से खनिज भी निकलेगा जब ज्वालामुखी निकलेगा। तो इसकी उच्चतम बिंदु ऊंचाई से 3069 मीटर है। इसकी उच्चतम बिंदु कितना है ऊंचाई में, 3069 मीटर में इसका ऊंचाई है, ठीक ना। रीयूनियन द्वीप कहाँ पर है, मेडागास्कर के पूर्व साइड में है, हिंद महासागर में है। रीयूनियन द्वीप कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। रीयूनियन द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में है, और ये फ्रांस का है, किसका है, फ्रांस का है। रीयूनियन द्वीप किसका है, रीयूनियन द्वीप जो है हिंद महासागर में है, मेडागास्कर के पूर्व में, और ये है किसका, तो ये फ्रांस का है, किसका है, फ्रांस का है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो जावा द्वीप पर है, कहाँ पर है, जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ये किस द्वीप पर है, तो ये जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, तो ये जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, क्या नाम है इंडोनेशिया की राजधानी का, जकार्ता, ठीक है। और ये जावा द्वीप पर है, किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पर है, होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है, जकार्ता जावा द्वीप पर है। टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। टोक्यो किस द्वीप पर है, टोक्यो पूछेगा, टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखा जाए, किली मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। ये बोर्निया हमारा कहाँ था, हिंद महासागर में ही था, है ना। हमारा बोर्नियो द्वीप कहाँ था, हिंद महासागर में। देखिए 3 नंबर। तो यही जो है कालीमंतान हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गया, ये जो है कालीमंतान बोर्नियो द्वीप का अंग है, ठीक है। कालीमंतान बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए ये जो है बोर्नियो एशिया का सबसे बड़का द्वीप है, सबसे बड़का द्वीप। कहाँ, एशिया का कह रहा है, पूरा दुनिया का नहीं कह रहा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, बोर्नियो द्वीप, जो हमारा हिंद महासागर में है, ठीक है। इसका एक अंग है कालीमंतान, ठीक है। कालीमंतान किसका अंग है, बोर्नियो का अंग है। नागासाकी क्यूशो द्वीप पर है। नागासाकी कौन सा द्वीप पर है, क्यूशो द्वीप पर है। क्यूशो और होन्शु में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
क्यूशू और होन्शू में कन्फ्यूजन होता है। नागासाकी जो है वो क्यूशू द्वीप पर है वो, और जो है जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शू द्वीप पर है। टोकना नहीं है, होन्शू होन्शू। नागासाकी न से नागासाकी, न से क्यूशू द्वीप। नहीं बैठा तो नागासाकी जो है क्यूशू द्वीप पर है। क्यूशू, नागासाकी क्यूशू द्वीप, होन्शू द्वीप पर है टोक्यो। ठीक है। खाड़ी देश बहरीन एक द्वीप पर स्थित है। खाड़ी देश जो है, खाड़ी देश बहरीन जो है एक द्वीप पर ही स्थित है। खाड़ी देश बहरीन किस द्वीप पर है? एक द्वीप पर है स्थित है खाड़ी देश बहरीन। देखिएगा, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है। सामरिक महत्व का द्वीप डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। सामरिक महत्व का द्वीप डियोगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है। सामरिक महत्व का द्वीप डियोगो गार्सिया सामरिक महत्व का द्वीप जो है डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को पंक्ति को एस्फेरी गार्ड कहा जाता है। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को एस्फेरी गार्ड क्या कहा जाता है? एस्फेरी गार्ड कहा जाता है। नॉर्वे तट के निकट स्थित जो छोटा छोटा द्वीप है, द्वीप की पंक्ति को एस्फेरी गार्ड कहा जाता है। हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा। किस द्वीप को? हवाई द्वीप को। किस द्वीप को? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। आइसलैंड द्वीप को किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। सबसे अधिक द्वीप किस में है? प्रशांत महासागर में है। सबसे अधिक द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। महासागर में बोले तो सबसे अधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और हम लोग कौन कौन सा देख लिए? आइसलैंड द्वीप देख लिए जो अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड को ही देखिए, अग्नि और आइस, ठंडा गर्म, एकदम अल्टर, इसका जो है अपोजिट नाम है। आइस द्वीप, अग्नि द्वीप, क्या, लेकिन नाम एक ही है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। याद रखिएगा, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप। चारों तरफ से हवा बहता है प्रशांत, ऐसा कुछ है नहीं, बस रिलेट करने के लिए कि हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आगे देखते हैं ज्वार भाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वार भाटा को हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे। ठीक, वायुमंडल में सारा हम लोग मंडल पढ़ लेंगे, जितना भी है। मंडल पढ़ने के बाद हम लोग टेम्परेचर ख़त्म कर लेंगे, और टेम्परेचर ख़त्म करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग यहीं तक पढ़ना है आज। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 पेज है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ज्वार भाटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। देखिए, तो चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति होती है, मान के चलिए बीच में पृथ्वी है, इधर सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य, इधर चंद्रमा है। ये दोनों आप आकर्षण खींचेगा अपने तरफ, पृथ्वी को खींचेगा ना। पृथ्वी तो खींच नहीं पाएगा, लेकिन इस पर का जो जल है, पृथ्वी के ऊपर जो जल है, ये जल को तो खींचेगा ना, चंद्रमा और सूर्य। तो देखिए, इसी से क्या होता है, जब जल को खींचेगा, जल के ऊपर उठने वाले तक गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब कि चंद्रमा और सूर्य जो आकर्षण खींचेगा शक्ति के कारण, सागर का जो जल होता है, सागर का जो जल ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। खूब ज़्यादा हाइट में ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर हाइट में ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ज्वार भाटा। सागरीय जल, सागर का जो जल है, जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहेंगे, तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहेंगे। सागर की ओर उसको भाटा कहेंगे, ठीक ना। तो सागरीय जो जल है, इसे ऊपर उठकर आगे बढ़ेगा, ऊपर उठ के कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा ज्वार। और जो है नीचे जब गिरेगा, ये नीचे से गिरने के बाद जो है वो पीछे लौटेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो भाटा कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, ज्वार भाटा कैसे आता है? तो ये मान के चलिए लहर है, ये लहर ऐसे ऊपर उठेगा, तो ये ज्वार कहेगा, फिर पीछे आ जाएगा, तो ये भाटा कहलाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होता है और पृथ्वी का भी अपकेंद्रण बल होता है। पृथ्वी घूमते रहती है चारों तरफ, तो इसका जो है अपकेंद्रण मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ घूमेगा तो बाहर की ओर अपना क्या बल लगाता है, वही हमारा अपकेंद्रण बल कहलाता है। ठीक ना, अपकेंद्रण मतलब बाहरी बल लग है ना। तो ये भी तीनों का तीनों क्या है, इफेक्ट करता है। पूछेगा इनमें से कौन जो है ज्वार भाटा का कारण नहीं है, और कोई एक ऑप्शन में दे देगा डी। अब आपको देखना पड़ेगा, तो आपको याद रहेगा तब ना कि ये सूर्य का भी गुरुत्वीय बल लगता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रण बल भी है इसमें लगता है ज्वार भाटा में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा चंद्रमा का देखा जाए। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। क्यों दुगुना होता है सूर्य की अपेक्षा, बताइए। चंद्रमा छोटा है, सूर्य बड़ा, फिर भी चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है। क्यों होता है दुगुना जी? तो क्योंकि वो नज़दीक है सूरज के, अति पृथ्वी के, क्योंकि सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। लिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए। तो ये हम लोग समझ गए कि दुगुना किसका लगता है, चंद्रमा का लगता है, सूरज का नहीं, क्योंकि सूरज दूर है, चंद्रमा नज़दीक है, इसीलिए। अमावस्या मतलब जो अंधेरा रात होता है अमावस्या के समय, और पूर्णिमा के समय जब पूरा उजाला रात रहता है पूर्णिमा, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के एक सीधा में होता है, अमावस्या के और पूर्णिमा के दिन। ठीक है, जो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के क्या होता है, एकदम सीधा में होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया और इधर हमारा चंद्रमा हो गया, इधर हमारा सूर्य हो गया, तो इसका एकदम सीधाई में ऐसे रहता है। ठीक ना, कब कब? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के। अमावस्या सूर्य और पृथ्वी के एक सीधा में होता है, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इसी दिन क्या होता है, खूब ज़्यादा ऊंचा ज्वार उत्पन्न होगा, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार होगा, एक अमावस्या को एक पूर्णिमा को। ठीक है ना, जब घूमते घूमते जाता है ऐसे करके, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, चंद्रमा जिसे घूमते रहता है, सूरज भी घूमते रहता है सूरज के, तो ऐसे कभी तो अमावस्या पूर्णिमा होता है ना, तो महीना में 2 बार होता ही है, एक बार इधर साइड में एक बार इधर साइड में। तो जो है 2 बार क्या होता है, महीना में 2 बार उच्च ज्वार आता ही आता है चंद्रमा के सिद्ध होने के कारण। और एक साइड में क्या हो जाता है, अपोजिट में सूर्य रहता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या फिर अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। मतलब ऐसे, ये पृथ्वी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा चंद्रमा हो गया। तो ये समकोण बना रहा है ना, इसी को बोलते हैं समकोण। तो वही कह रहा है कि दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन में निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। जब क्या होगा कि समकोण बनाएगा, सूर्य और चंद्रमा आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने का, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, दोनों को क्या होगा, दोनों को जो है संतुलित कर देगा, और करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाएगा। दोनों कोई ना कोई किसी को प्रभाव नहीं दिखला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो समकोण पे है, तो संतुलित हो जाएगा। और अतः इस दिन जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दिन क्या होता है, ज्वार निम्न उत्पन्न होता है। ठीक है, निम्न मतलब बहुत हल्का ज्वार उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सामान्यतः बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। मतलब बड़ा से बड़ा ज्वार जब उठेगा और छोटा से छोटा ज्वार जो उठेगा, इसके बीच में कितना दिन का अंतर रहेगा, तो 7 डेज का, कितना, 7 डेज का अंतर रहता ही है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में, याद रखिएगा। सामान्यतः पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। समझ में आ रहा है ना। तो ज्वार हम लोग देखे तो जो ऊपर उठता था और आगे बढ़ता था, और जो है भाटा कैसे बोलते थे, तो नीचे जो नीचे ही रहता था लेकिन पीछे ज़्यादा मतलब पीछे तक जाता था, वो हमारा भाटा कहलाता था। तो देखिए, प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन मतलब डेली 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता ही आता है, और ज्वार जब आएगा उसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। जहाँ पे वो समुद्र रहेगा वहीं पे देखने को मिलेगा, ज़मीन पे थोड़ी कुछ असर पड़ेगा। तो यही हमारा जो होता है ज्वार भाटा देखने को मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के। ज्वार प्रतिदिन 2 बार ही आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और एक बार पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण। तो ज्वार जो होते हैं, ज्वार प्रतिदिन कितना बार आते हैं, 2 ही बार आते हैं, एक चंद्रमा खींचेगा और दूसरा पृथ्वी घूमेगा, उसके कारण आता है। ठीक, सामान्यतः ज्वार जो है प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के जो दक्षिणी तट है, कौन सा, अपना इंग्लैंड हो गया, मान के चलिए हमारा हिंद महासागर है, इधर हमारा इंग्लैंड है, सॉरी
इंग्लैंड नहीं तो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड हमारा जो ब्रिटेन के आसपास में है, यूरोप में। तो इंग्लैंड जो है किधर गया, इंग्लैंड के दक्षिण मतलब नीचे साइड में दक्षिणी तट पर स्थित जो है साउथैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यह 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। तो ये जो ज्वार होते हैं वो इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार कहाँ से, उत्तरी सागर से होकर ये पार होते हैं। तो कहाँ पे 4 बार ज्वार भाटा आता है बताइए, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर मतलब वहाँ पे इंग्लिश चैनल है और वहीं पे उत्तरी सागर है ना। तो वहीं पे जो है जो 2 बार आएगा इंग्लिश चैनल पर और 2 बार आएगा उत्तरी सागर पर। याद रखिएगा 2 बार कहाँ पे आएगा, 2 बार इंग्लिश चैनल पर आएगा, 2 बार उत्तरी सागर पर आएगा। ये विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। तो ज्वार कहाँ पे 4 बार आता है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर आता है। और ऐसे नॉर्मली जो है ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक चंद्रमा के आकर्षण से और एक पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा वो कहाँ पे है, तो कनाडा। कहाँ पे है, कनाडा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है कनाडा के नोवा स्कोशिया, कनाडा के कहाँ पर, नोवा स्कोशिया में स्थित जो फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर बीच होता है। ज्वारीय उभार होता है, ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर बीच होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, 2 गो उच्च ज्वार आएगा, 2 गो निम्न ज्वार आएगा, तो 4 गो वहाँ भी हो गया हमारा। कहाँ पे, तो कनाडा के नोवा स्कोशिया स्थित फंडी की खाड़ी में। और 15 मीटर ऊंचाई पर ये ज्वारीय भार जाता है। इतना ऊंचाई तक कहाँ 15 से 16 मीटर ऊंचाई तक जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 ऊंचे ज्वार क्या होते हैं, 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो कनाडा के नोवा स्कोशिया याद रखना है, कनाडा के नोवा स्कोशिया और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जो कि साउथैम्पटन है। क्या नाम है, साउथैम्पटन। वहाँ पे 4 बार आता है, प्रतिदिन 4 बार आता है, 2 गो इंग्लिश चैनल में और 2 गो उत्तरी सागर में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा ज्वार भाटा कंप्लीटेड। अब हम लोग को पढ़ना है वायुमंडल। वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग सारा जो है मंडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वायुमंडल। चलिए देखते हैं दोस्तों। वायु चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायु से विस्तृत जितना भी फैलाव है पृथ्वी के चारों ओर, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान एरोलॉजी, और जो है पृथ्वी के ऊपरी परत के जो अध्ययन है उसको हम लोग वायुर्विज्ञान कहेंगे, और निचले परत के अध्ययन को हम लोग ऋतु विज्ञान कहेंगे। तो ये हमारा पृथ्वी हो गया, इसके आसपास के जितना भी हम लोग अगर पढ़ेंगे ये हमारा वायुर्विज्ञान कहलाएगा। ये जो निचला परत हो गया इसको हम लोग ऋतु विज्ञान बोलेंगे, इस पर कौन सा ऋतु है आसपास में। और ऊपर का जो एटमॉस्फेयर रहेगा उसको हम लोग वायुर्विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुर्विज्ञान कहते हैं। ये तो आप लोग समझ सकते हैं। वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। पृथ्वी के द्रव्यमान का ये भाग होता है। वायु को आप मत सोचिएगा कि ये भाग इसका नहीं होता है। इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% जो है वो पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी का मान के चलिए ये सतह हो गया, इसके ऊपर तक अगर जाइएगा तो 32 किलोमीटर तक क्या है, हवा ही हवा है। क्या है, हवा ही हवा है, ठीक ना, 32 किलोमीटर तक। और ये जो है इसके कुल द्रव्यमान का 99% जो है पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हवा मतलब कि पाया जाता है वायु। बाकी उसके ऊपर हवा कम हो जाता है, 1% थोड़ा बहुत है, और उसके ऊपर जाते जाइएगा तो नहीं मिलेगा आपको हवा। कहाँ तक मिल जाता है, 32 किलोमीटर तक ये मिलता है। कितना तक, 32 किलोमीटर तक वायु देखने को मिलेगा आपको। वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे ही अधिक होता है। घनत्व मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उसका घनिष्ठ, घनघोर नहीं बोलते हैं, जो घनिष्ठ है पूरा एकदम घना,
तो इसी से घनत्व बना है। तो वायुमंडल का जो जितना भी घनापन है वो समुद्र तल पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। समुद्र तल पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। कहाँ पर? समुद्र के तल पर, ठीक है ना। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला गैस का नाम है नाइट्रोजन। यहाँ दिया हुआ है, देखिए सारा दिया हुआ है। नाइट्रोजन है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनॉन, ये सब हमारा जो है वो वायुमंडल में स्थायी गैस है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो है पिंक कलर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं N2, नाइट्रोजन जो है ये हमारे जानते हैं हवा में कितना है, 78.8% है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन जो है हालांकि तो हम लोग कह देते हैं 21% है, लेकिन वो कितना कहलाता है एग्जैक्ट देखा जाए तो 20.95 तो 20.95 जो हो गया वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है हमारा। कितना है? 20.95। अगर ऑप्शन में दिया रहा है 20.95, दूसरा ऑप्शन में रहा 21% और लगभग में ना पूछ के एग्जैक्ट पूछे तो हमारा आंसर कौन होगा? यही ना होगा। तो याद रखिएगा 20.95 ऑक्सीजन है। कितना है? 20.95। आर्गन कितना है दोस्तों? तो बहुत कम है, 0.93, मतलब कि लगभग में 1% है। लगभग में अगर हम 0.7 इसमें और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आर्गन कितना है? 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इतना सुनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना कम है, देख रहे हैं ये 0.036% है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये 0.036, मतलब कि 1000वां भाग में ये जो है 36% है। 1000वां भाग का ये 36। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036 हमारा ये हमारा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.036। नियोन कितना है दोस्तों? नियोन सब देखिए, आर्गन 1% को लगभग में मान लेते हैं। आर्गन को कितना? 1% को। कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.036। नियोन हमारा जो है 0.022, मतलब ये सबसे कम क्या, इससे भी कम है हीलियम। हीलियम तो और भी कम है, 0.005। हीलियम एकदम कम है। उससे भी कम है मीथेन 0.002, और उससे भी कम है क्रिप्टॉन 0.001, और उससे भी कम है हाइड्रोजन 0.00005, और उससे भी कम है जेनॉन 0.00009। मतलब कि देखा जाए तो सबसे कम हमारा क्या है वायुमंडल में? जेनॉन गैस है। जेनॉन क्या है? गैस है, और ये जो है सबसे कम है जेनॉन। हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोजन इतना कम है, देख रहे हैं 0.0005। क्रिप्टॉन जो है 0.001 है। मीथेन है 0.002। हीलियम हम लोग देखिए, हीलियम बोलते हैं, हीलियम इतना कम है 0.005। नियोन 0.002 है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे तो बहुत अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे और अच्छा है आर्गन। और सबसे ज़्यादा देखिए नाइट्रोजन भरा हुआ है हम लोग का आसपास में। क्या भरा हुआ है? नाइट्रोजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन 21% लगभग में है, मान लीजिए 20.95। 21 मत याद रखिएगा, इसको ऐसे ही याद रखिए, 20.95% ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा NCERT का ये वर्ग 11 में दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन को। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। जाहिर सी बात, हम लोग देखे थे कितना था नाइट्रोजन का, तो 78.8% था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन तथा आभास होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब जो है, वायुदाब, पवनों की शक्ति बोलिए, वायुदाब बोलिए, या फिर पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश जो होता है इसका परावर्तन होता है, इसे आता है और इसे जाता है, यही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, इसी से क्या होता है? नाइट्रोजन से प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। और जो है पवनों की शक्ति के बारे में, या फिर मतलब कि नाइट्रोजन की उपस्थिति का, ये सब वायु दाब के कारण पता ही चलता है। इस गैस का कोई रंग होता है? नहीं होता है। तो इस गैस का कोई रंग नहीं होता है। इसका गंध अथवा स्वाद भी नहीं होता है, ना ही इसका कोई गंध होगा, ना ही कोई स्वाद होगा। हमारे आसपास में है हवा का भी तो कोई मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी का गैस का स्वाद, लेकिन कोई गैस है इसमें से जो है ये सारा गैस इसका स्वाद होता है। और नाइट्रोजन का कोई स्वाद नहीं है, ना ही इसका कोई गंध है। और इसका जो है सब, इससे क्या होता है, तो इसके जो है वायु दाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का ये आभास होता है। वायु का दाब का आभास होगा, पवनों की शक्ति का आभास होगा,
ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन का आभास होगा, ये सारा आभास इसे होता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने में बचाती है। ये जो है तेज़ी से जलने से बचाएगी अगर नाइट्रोजन है तब। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा ना तो वस्तु एकदम सटाक से जल जाएगा। तो इसको धीरे धीरे जलाता है तो वस्तु, ये इसका बड़ा लाभ है, यह समझ रहे हैं ना, ये बड़ा लाभ है नाइट्रोजन का, बड़ा लाभ है कि हवा में जो है ये वस्तुओं को तेज़ी से जलने से रोकती है, मतलब बचाती है। तेज़ी से नहीं जलने देगी, धीरे धीरे जलने देती है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा ऑक्सीजन से, तो हवा माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से तो आग और तेज़ हो जाता है, मतलब फटाक से जल जाएगा। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता, समझ रहे हैं ना। अगर वायुमंडल में अगर समझिए कि नाइट्रोजन नहीं होता ना तो आग बुझबे नहीं करता, वो पूरा दुनिया जल के राख हो जाता। ये जो है उसको धीरे धीरे रोकता है जलाने में, और कंट्रोल तो नहीं कर पाता है लेकिन उसको रोकने बहुत धीमे कर देता है, जलने को देरी क्या करता है, तेज़ी को रोकता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं पेड़ पौधा क्या लेता है खाना में, नाइट्रोजन ही ना लेता है। हम लोग जो यूरिया छिड़कते हैं खेतों में कहीं भी तो नाइट्रोजन डालते हैं, है ना। 46% लिखा रहता है ना नाइट्रोजन। तो यही नाइट्रोजन जो है वही जो है पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का काम करता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। लिख रहा है ना, भोजन का अंग है किसका, पेड़ पौधों का, मतलब ये भोजन होता है नाइट्रोजन। यह जो है गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हम लोग देख रहे थे कि 32 किलोमीटर तक मात्र फैला हुआ है वायु हवा, लेकिन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस को स्पेशल तरह से देखा जाए, नाइट्रोजन गैस कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है, 128 किलोमीटर। तो ये हमारा अपवाद ही ना हुआ, ये हमारा क्या हो गया, अपवाद ही हुआ। हम लोग ऊपर क्या देखे थे कि 32 किलोमीटर तक मात्र ये द्रव्यमान का जो है वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये स्थित है वायु। तो ये टोटल का बोला 32 किलोमीटर, लेकिन अगर उससे ऊपर क्या है, खाली नाइट्रोजन ही है क्या, तो 128 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये फैला हुआ है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। कितना किलोमीटर दोस्तों, 128 किलोमीटर। आगे देखते हैं थोड़ा। नाइट्रोजन तो देख लिए कितना था, 78.8%। अब है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितना है, 20.95%। तो देखिएगा ऑक्सीजन यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। ये पदार्थ में मिल के जलाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी कहीं भी कुछ जलेगा नहीं, जलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो जलाने में ये मदद करता है। और नाइट्रोजन क्या कर रहा था, वो उसको धीमा कर रहा था, जलने की गति को धीमा कर रहा था। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे ना, कोई भी ईंधन हम लोग जलावन, ईंधन मतलब जलावन हम लोग नहीं जला सकते हैं। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत हुआ। यह ऊर्जा का क्या हुआ, मेन स्रोत यही ना हुआ, एनर्जी इसी से ना, मतलब मान के चलिए कोई भी चीज़ जल रहा है तो एनर्जी इसी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। देखिए यह गैस जो है 64 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन था, 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन था। तो सब हवा जो बनता है किससे बनता है, हवा बोलता है टोटल गैस मिला के, टोटल गैस मात्र 32 किलोमीटर तक मिलता है। परंतु 16 किलोमीटर से अगर ऊपर जाइएगा ना तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 16 किलोमीटर तक भरपूर मिलेगा ऑक्सीजन, उसके ऊपर जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये 64 किलोमीटर तक तो मिलता है, लेकिन 16 किलोमीटर के ऊपर तक ये बहुत कम मात्रा में हो जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य मतलब जीरो हो जाती है। क्या होती है, नगण्य मतलब जीरो हो जाती है। तो 120 किलोमीटर के ऊपर जाएगा तो आपको मान के चलिए हवा में ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप मर जाइएगा, ऐसे ही मर जाइएगा। तो इसीलिए सब जो जाते हैं अंतरिक्ष यान अपने पे क्या लेके जाते हैं साथ में, ऑक्सीजन लेके जाते हैं। 120 किलोमीटर के ऊपर तो हवा में मिल भी नहीं करेगा ऑक्सीजन। आगे हम लोग देखना है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.036% था ना जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता होगा यह सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, यह सबसे भारी गैस है, तो सबसे निचली सतह में रहेगी और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। देखिए लिख भी दिया, सबसे भारी गैस होने के कारण ये सबसे नीचे रहेगा, बैठा रहेगा, जाहिर सी बात है हवा में। और इसका अधिकांश विस्तार जो है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। यही जो है 32 किलोमीटर तक हमारा क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्योंकि सबसे नीचे देखने को मिलेगा। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी के परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है।
देखिए यह गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है यूवी रे बोलते हैं जिसको, विकिरण के लिए क्या होता है, यह पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य होता है। तथा पृथ्वी से जो परावर्तित होगा, पृथ्वी से परावर्तित होने वाला विकिरण के लिए अपारगम्य है। क्या है? अपारगम्य है। तो ये निगेटिविटी को दिखा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या दिखा रहा है? निगेटिविटी को। क्यों? क्योंकि अगर उधर सूर्य से प्रकाश आ रहा है, विकिरण यूवी रे आ रहा है, तो हमारे लिए हानिकारक है और उसको रोक ही नहीं पाता है। पारगम्य मतलब पार कर देता है, उसके आर पार आने के लिए आराम से आ जाता है। लेकिन जब जाने लगेगा इधर से परावर्तित होकर विकिरण यूवी रे पृथ्वी से टकरा के वापस जब जाएगा तो इसको पार ही नहीं कर पाएगा, वो अपारगम्य हो जाता है वहाँ पे। क्या अपारगम्य मतलब पार नहीं जाना, तो अपारगम्य होता है। इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये जो टेम्परेचर को जो बढ़ा देता है, धरती का टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आने के लिए तो आ देता है, बोलता है कि आ जाओ आ जाओ, जब जाने का टाइम होता है तो ये ब्लॉक कर देता है, जाने ही नहीं देता है गर्मी को, विकिरण को, यूवी रे को। इसीलिए जो टेम्परेचर ये बढ़ाने का काम करता है। अब समझिए 0.03% है तब ये इतना गर्मी पड़ता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता तो हम लोग को पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? जलने लगेंगे हम लोग। अतः यह कांच का घर या फिर पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्या है? यह जो है यह कांच का घर होता है जिस या फिर पौधा घर, ग्रीन हाउस बोलते हैं, उसके लिए यह बहुत उत्तरदायी होता है। आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना होगा, तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन मतलब गर्मी को बढ़ाना। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब गर्मी को बढ़ाना। तो कांच का घर में हम लोग देखते हैं या फिर पौधा का घर, ये क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, उसको बढ़ाता है। ये उत्तरदायी होता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वो गर्मी को रोक के रखता है और यूवी रे को रोक के रखने का काम करता है। वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है, लिख रहा है ना यहाँ पे देखिए। दूसरे गैसों का जो आयतन होता है, मतलब उसका वॉल्यूम होता है, आयतन, वायुमंडल में स्थिर है। कैसा है? वायुमंडल में एक जगह स्थिर है दूसरी गैसों का आयतन। जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जितना भी जीवाश्म जलेगा, जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं का जो अंश हो गया, जो जितना भी धरती से निकाला जाता है जीवाश्म, उसको जलाया जा रहा है। उसे जलाने से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ जा रहा है। आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब ये 0.03 से अब क्या हो जाएगा? बढ़ते बढ़ते 73738 1% तक आ गया तो हम लोग आग लगने लगेगा हम लोग के शरीर में। अभी इतना कम है, 0.036% है। तो ये जो है जीवाश्म ईंधन जलाने से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया। और यही जो होता है रोक के रखता है यूवी रे को, गर्मी को, है ना? टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है ये धरती का। तो ठंडी के दिन में तो सही है, ठंडी के दिन में मान के चलिएगा टेम्परेचर बढ़ाए तो हम लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन जब गर्मी के दिन में टेम्परेचर को रोक के रखेगा तो हम लोग बाप दादा करने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भूपृष्ठ मतलब धरती की सतह, भूपृष्ठ से परावर्तित जो अवरक्त विकिरण है, इंफ्रारेड के अवशोषण के द्वारा, अवरक्त विकिरण का क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके द्वारा भूमि का जो वायुमंडल के टेम्परेचर में वृद्धि की प्रक्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि विकिरण को जो होता है, अवरक्त विकिरण जो होता है उसको रोज सोखता है, अवशोषण करता है धरती का सतह, और उसी को जो होता है टेम्परेचर वृद्धि बढ़ने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ओजोन। आप लोगों ने ओजोन के बारे में तो सुना ही होगा। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, है ना? तो देखिए यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप होता है। O3 मतलब ऑक्सीजन से ही बना है। एगो और 3 गो O ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बन गया? 3 गो O मिलके हमारा ओजोन बना है। और यह जो है वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलता है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही देखिए ये तो मिलता है लेकिन अधिक ऊंचाई पर मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। अधिक ऊंचाई पर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अधिक ऊंचाई पर मिलेगा वायुमंडल में, और वहाँ भी जो मिलेगा ना तो बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में मिलेगा। ठीक ना? कौन? ओजोन लेयर। आप लोगों ने सुना होगा ओजोन परत। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, उसको इसके कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है। जो ओजोन हम लोग को फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे फ़ायदा पहुंचाता है? मान लीजिए पृथ्वी हो गया और यहाँ पे हमारा ओजोन लेयर है हवा के ऊपर सबसे सतह पर, ठीक है ना? यहाँ ऐसे करके, और मान के चलिए ये सूरज का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश ऐसे आया तो इधर से जब जाएगा ना तो इसको क्या करेगा? इसको ठंडा करके भेजेगा। तो ये लेयर काम करता है, क्या करता है? उसको
छानने का काम करता है। किसको? पराबैंगनी विकिरण जो हानिकारक होता है हमारे लिए, उसको क्या करता है, सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को अंश को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है और छान के उसको कम करके भेजता है। और यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित होता है। कहाँ से कहाँ तक? धरती से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ये देखने को मिलता है ओजोन लेयर। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। अगर ओजोन जो गैस है इसमें कमी होगा, जो मतलब जो लेयर हम लोग बताया अभी, वो परत जो है कम होगा, तो पराबैंगनी विकिरण को तो अवशोषण नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अवशोषण कर रहा था ना, तो उसके अंश को अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो अवशोषण जब नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या आएगा हम लोगों को धरती पे? पराबैंगनी विकिरण आएगा। वही पराबैंगनी विकिरण क्या होता है? हानिकारक होता है और हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला देगा। तो उसको रोकने का काम करता है वही हमारा O3, मतलब ओजोन, वही ओजोन लेयर। तो अच्छा है ओजोन लेयर हमारे लिए। और तो आगे हम लोग देखते हैं, ओजोन लेयर तो देख लिए क्या होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं जलवाष्प। जलवाष्प मतलब जल का वाष्प, है ना। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। वायुमंडल में जो है जलवाष्प सबसे अधिक क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। परिवर्तन मतलब बदलती है, तथा असमान वितरण वाली गैस होती है। असमान मतलब बिना, वितरण मतलब होता है फैलना, वितरण बांटना, इधर उधर फैलना। तो असमान वितरण वाली ये गैस होती है और यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प जो होती है ऊंचाई जाते जाएगा तो इसका वाष्प, जल का वाष्प क्या होता है? घटते जाएगा, ठीक ना। ऊंचाई के साथ ये घटती जाती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। सतह से कितना? धरती की सतह से 90 किलोमीटर तक, ये ऊंचाई तक ही जलवाष्प पाया जाता है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग जो है वो मात्र 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। 90 किलोमीटर तक तो पाया जाता है, लेकिन वो 10% मात्रा, काहे कि 90% मात्रा जो है वो 8 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। 90%, 10% थोड़ा थोड़ा वो जो ऊपर तक जाता है, 8 किलोमीटर के ऊपर जितना भी समझ लीजिए 90 किलोमीटर तक देखने को मिलता है जलवाष्प। इसके संघनन होने के कारण, संघनन मतलब जलवाष्प मतलब क्या हो गया? वाष्प जाता है ऊपर जो होता है, संघनन होकर बादल बन जाता है। वही संघनन होकर फिर बारिश कराता है, बूंद 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 के रूप में। समझ में आ रहा है ना। तो वही कर इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम मतलब वही बर्फ़ आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जितना भी अलग अलग प्रकार के जो तूफान आते हैं ना, उसको जलवाष्प से ही क्या मिलता है? तो ऊर्जा प्राप्त होता है जलवाष्प से ही। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य टेम्परेचर के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। जलवाष्प जो जलवाष्प है 8 किलोमीटर तक तो पूरा है, 8 से ऊपर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो जो है सूर्य टेम्परेचर से कुछ भाग तो अवशोषित कर लेता है, तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा, जो पृथ्वी जो है ऊष्मा को छोड़ता है, उसको संजोए रखने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बादल मतलब घेरे रखता है आसमान में, तो गर्मी मतलब हम लोग ने उमस जैसा लगने लगता है, गर्मी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकता है बादल। और जब उसके बाद हम लोग को पता लगता है कि बड़ा गर्माशल बा, आज बारिश होगा, नहीं बोलते हैं गर्म हुआ है आज मौसम, आज बारिश होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए वो क्या करता है? ऊष्मा को रोक के रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है। कंबल मतलब लेयर से रोक के रखने का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म होगी और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। ये लेयर का काम करता है। जलवाष्प के संघनन से, मतलब वही जब संघनन मतलब जलवाष्प जब बादल बनता है वही संघनन कहलाता है। जब बूंद बूंद जब गिरता है तो जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल की स्थिरता किससे नियंत्रित होगी? तो वायुमंडल की जो स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है, ठीक ना। पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी होता है। तो पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के टेम्परेचर में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये दोनों भाग लेते हैं पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भाग लेते हैं। जलवाष्प के अलावा
सूर्य ताप तथा सौर विकिरण, सूर्य का जो टेम्परेचर हो गया और सूरज का जो विकिरण हो गया यूवी रे, इसका जो है अवशोषण जो होता है ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें कर लेती है। क्या कर लेती हैं? जलवाष्प के अलावा जो है, जलवाष्प तो सोखता ही सोखता है, इसके अलावा सूर्य टेम्परेचर को, सौर विकिरण को कौन सोखता है? तो ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें अवशोषण करती है। कौन कौन सा? ऑक्सीजन, ओजोन तो देखी थी हम लोग, O3 देखे थे, ऑक्सीजन हमारा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, ये सारा का सारा जो है सोखने का काम करती है जलवाष्प, टेम्परेचर, सूर्य के टेम्परेचर और विकिरण को। यहाँ तक तो देख लिया। अब धूल कण के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये धूल कण क्या है? तो धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग से मौजूद होते हैं। निचले भाग में ये मौजूद होते हैं। वायुमंडल के किस भाग में? तो नीचे ही ना देखने को मिलेगा, ऊपर तक तो धूल कण उतना जा नहीं पाएगा। तो ये जो है निचले भाग में ये मौजूद होते हैं। फिर भी जो है संवहनी वायु, संवहनी वायु जो मतलब बहने वाली, ऐसे ऐसे जो संवहन द्वारा आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाली जो हवा होती है संवहन के माध्यम से, संवहनी वायु जो है प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। संवहनी वायु क्या होती है? ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। यही हमारा जो होता है संवहनी वायु प्रवाह उन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण के जो स्रोत है कौन कौन से हैं? समुद्री नमक, देखिए समुद्र का नमक है, ये भी धूल कण में मिलता है। महीन महीन मिट्टी जो होता है हवा के माध्यम से मिलता है। धुआं हुआ जितना भी हो गया, कालीमा हो गया, राख जिसको बोलते हैं, पराग कण, वही जो है फूलों का जो पराग होता है पूरा में ही होता है ना, वो धूल में, वो भी धूल में मिट्टी में मिल जाता है। धूल उल्काओं के टूटे हुए कण, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। क्या कह रहा है? धूल कणों का सबसे अधिक जो जमाव होता है, धूल कणों का, किसका? धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण तथा शीतोष्ण जितना भी प्रदेश हैं, आप लोगों ने देखा होगा धरती के ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं उपोष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण, और उसके ऊपर वाला को शीतोष्ण बोलते हैं, ऊपर सबसे ऊपर को ध्रुव बोलते हैं। तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश जितना भी होते हैं उसकी जो सूखी हवा है इसके कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघा का निर्माण करता है। यही जो है क्या करता है? केंद्र की तरह यह कार्य करता है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होता है। तो धूल और जितना भी होता है ना हवा में जो रहता है उसके चारों ओर ये जलवाष्प घेर के रखता है, और यही जो है एक जगह इकट्ठा होकर बादल बन जाता है, और जलवाष्प जो वही मेघों का निर्माण करता है, मतलब बादलों का निर्माण करता है। तो ये केंद्र का काम करता है। जितना भी धूल है, धूल कण जो होता है, उसके बाद चारों तरफ क्या होता है? बूंद बूंद जो है पानी उस पर काम करता है, उसके चारों तरफ रुकने का। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देने लगता है। तो ये धूल कण ही है जिसके कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला कलर का दिखाई देता है। कैसा कलर का? नीला कलर का दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया, आप लोगों ने जान